यहाँ स्क्रीन पर आपको एक नया टॉपिक दिखाई दे रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और ये बिल्कुल नया है आपके लिए। नीचे क्लासेस में इसके बारे में आप जरा भी नहीं पढ़े। यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे, लेकिन मॉलिक्यूल्स का। अभी तक आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़े एटम का, आयन का, ऑक्सीजन का पढ़ें, O- का पढ़ें। इस जगह पर हम लोग O2 का पढ़ेंगे, N2 का पढ़ेंगे, N2 के ऊपर में 2+ चार्ज का पढ़ेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल नया आने वाला है। यहाँ बताया, लिखवाया हुआ है आपको। ये थ्योरी दिया गया हुंड एंड मुलिकन के द्वारा, और ये बताता है कि जिस तरह से एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है, वैसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। देखो कितना सिंपल डेफिनेशन हो गया। द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन एटम्स में पाया जाता है, और जिस जगह पर इनका प्रोबेबिलिटी होता है, दैट 3-डायमेंशनल स्पेस इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर मान लें कि H एटम को ले रहे हैं, तो इस एटम में इलेक्ट्रॉन जहां होगा वो उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाएगा। उसी तरह से अगर आप H2 मॉलिक्यूल को लेते हैं, तो जहां एटम में इलेक्ट्रॉन था, तो मॉलिक्यूल में भी तो इलेक्ट्रॉन होगा। तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी जहां ज्यादा होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। आप बुक देखेंगे तो वहां डिफरेंस भी पूछा है, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में क्या डिफरेंस। तो पहले तो एक तो डेफिनेशन ही आ गया। एटॉमिक ऑर्बिटल, it is the 3-dimensional space where probability to find the electron in atom is maximum। और molecular orbital क्या है? It is the 3-dimensional space where probability to find the electron is maximum in molecule। जहां मॉलिक्यूल में होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जहां एटम में होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है? एटम में एक ही न्यूक्लियस होता है, H ले लो, C ले लो, O ले लो। तो यानी कहने का मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो सिर्फ एक न्यूक्लियस से जुड़ा होगा, एक न्यूक्लियस से अफेक्टेड होगा। लेकिन मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं। वो डिपेंड करता है कि कितने एटम्स मिलकर उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया है। जैसे अगर H2 की बात करें, 2 हाइड्रोजन एटम। H2O की बात करें तो 3, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो 3 एटम वहां पे कंबाइन किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 2 और मोर न्यूक्लियाई। 2 या 2 से अधिक न्यूक्लियाई से इन्फ्लुएंस्ड होता है, जबकि एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस्ड होता है। अब ये कहता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और इस कॉम्बिनेशन में आइडेंटिकल एनर्जी और सिमेट्री वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं। यानी कि अगर एक S है तो दूसरा भी S कंबाइन करेगा, एक PZ है तो दूसरा PZ कंबाइन करेगा, अगर एक 2P का है तो दूसरा भी 2P का होगा। ऐसा नहीं कि एक 2P है तो दूसरा 3S हो जाएगा। तो 2P और 3S के बीच का एनर्जी गैप क्या हो गया? ज़्यादा बढ़ गया। तो आइडेंटिकल सिमेट्री एंड आइडेंटिकल एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से फॉर्मेशन होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी सिग्मा और पाई बनेगा। अगर एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ तो सिग्मा, और साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो पाई। यहाँ ऊपर में लिखवाए हैं, जिस वक्त सिग्मा और पाई बता रहे थे उस वक्त में ही बताए थे कि केमिस्ट्री में एज ए कन्वेंशन जेड एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कहा जाता है। तो अगर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें, तो S और S के एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनेगा, PX और PX के कॉम्बिनेशन से पाई का फॉर्मेशन होगा, PY और PY के कॉम्बिनेशन से पाई बनेगा, और PZ और PZ के कॉम्बिनेशन से सिग्मा बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर Z एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहा गया। बिल्कुल यहाँ ध्यान देना, नहीं तो पहले वाले पार्ट से कंफ्यूजन होगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, Z इज इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। वहां बताए थे आपको कि X, Y और Z ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जिसको आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो, उसके एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बनेगा। हाँ बोलिए। हेलो। तो वहां उस वक्त में पीछे पलट करके देखोगे आप, तो उस जगह पर एक्स एक्सिस को अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माने हैं तो पीएक्स और पीएक्स से बना है सिग्मा। अगर वाई एक्सिस को आप इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मानोगे तो पीवाई और पीवाई के कॉम्बिनेशन से बनेगा सिग्मा। लेकिन यहां हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? जेड एक्सिस को।
तो जब जेड को लेके चल रहे हैं तो पीजेड और पीजेड से क्या बनेगा सिग्मा, बाकी पीएक्स पीएक्स से पाई और पीवाई पीवाई से पाई। अब पीएक्स में सिग्मा बनेगा, पीवाई में फिर से बता रहे हैं अगर एक्स को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे तो पीएक्स और पीएक्स से सिग्मा बनेगा और इन दोनों से क्या बन जाएगा पाई। अगर y को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान रहे हैं तो दिखाना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा वी आर कंसिडरिंग y एक्सिस एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन py विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड और px और pz से क्या बन जाएगा पाई। लेकिन एज अ कन्वेंशन, कन्वेंशन के बारे में कई बार आता है। कन्वेंशन कहने का मतलब जो पहले से यूज होता चला आ रहा है जिसे हमें फॉलो करना है, तो वहां पर हम लोग अगर जेड एक्सिस को लेते हैं तो पीजेड और पीजेड से बनेगा सिग्मा, ये होगा। अब दूसरा एक और बात बताता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है एडिशन से और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है सब्ट्रैक्शन से। इसका क्या मतलब हुआ जो आपको भी पूरा करना होगा, इसलिए ध्यान देना। एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां भी एटॉमिक ऑर्बिटल है और इस जगह पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां 1s प्लस 1s आइडेंटिकल है, जो पूछेंगे वो बताना। अब बताओ तो s और s से सिग्मा बनेगा या पाई बनेगा? सिग्मा। एडिशन हो रहा है, इसका मतलब बॉन्डिंग, तो यहां लिखा जाएगा इसे सिग्मा 1s। वही 1s माइनस 1s रहा, कभी नहीं कहा जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, यानी एस्ट्रिक मार्क कर दिए तो इनका प्रोनाउंसिएशन एंटी बॉन्डिंग होता है, यानी कि अगेंस्ट में चला गया। और भी आगे कुछ कुछ आएगा इसके बाद। अभी सिर्फ इतना कि एडिशन है तो बॉन्डिंग और सब्ट्रैक्शन है तो एंटी बॉन्डिंग। उसी तरह से अगर 2s प्लस 2s है, पहला सवाल बताओ सिग्मा या पाई? सिग्मा। बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? एडिशन हो रहा है तो 2s है तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सिग्मा 2s। फिर बताओ 2s माइनस 2s से क्या बन जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। फिर 2px प्लस 2px, बताओ पाई बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग? तो पाई 2px, 2px माइनस 2px, बताओ यहां क्या आ जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 2px। यहां लिखते हैं 2py प्लस 2py, पाई बॉन्डिंग 2py, 2py माइनस 2py, बताओ पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, 2pz प्लस 2pz, सिग्मा 2pz। एंटी बॉन्डिंग नहीं, एंटी बॉन्डिंग तो सब्ट्रैक्शन में, pz था इसलिए सिग्मा बन गया। अब फिर 2pz माइनस 2pz अगर करते हैं तब यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p। है समझ में? ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एडिशन की वजह से बॉन्डिंग बना और सब्ट्रैक्शन की वजह से एंटी बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जब स्टार्ट किए थे तो वहां पर हम लोग पढ़े थे कि मॉलिक्यूल एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करते हैं, टू एक्वायर स्टेबिलिटी। तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिनका एनर्जी कम होता है एटॉमिक ऑर्बिटल से, उन्हें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। बिकॉज लोअर द एनर्जी हायर इज द स्टेबिलिटी। दो एटम जब कंबाइन कर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, यानी मॉलिक्यूल का एनर्जी एटम के रिस्पेक्ट में क्या होता है कम, इसलिए वो स्टेबल है। एंटी बॉन्डिंग उसे कहा जाता है जो एंटी यानी कि अगेंस्ट में हो गया। तो जहां बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वहीं एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाते हैं, बिकॉज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज हायर देन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा एनर्जी हो गया तो वो एंटी बॉन्डिंग बन गया। एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर कम एनर्जी है तब वो बनेगा बॉन्डिंग। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा,
एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाए। ये पूरे में हम लोग का अभी 2-3 क्लास चलेगा, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे। तो इसलिए इतना हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है कि ये वाला क्या बात है हमको क्लियर नहीं हुआ, वही तो 2-3 दिन हम लोग करेंगे और बार बार रिपीट करते हैं। बाकी ये तो आपको ही पता चल गया होगा कि जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको हम एक बार नहीं कई बार रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो बैठे। फिलहाल अभी इसको आप कॉपी कीजिए, फिर आगे। अब देखो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर स्पेसीज। कंसेप्ट वही है जो हम लोग एटम में पढ़े। एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग 3 रूल पढ़े थे, अबव प्रिंसिपल, पॉलिक्सीजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। पहले अबव प्रिंसिपल को याद करते हैं। अबव प्रिंसिपल ये बताया था कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग एटॉमिक ऑर्बिटल के इंक्रीजिंग एनर्जी के अनुसार से होता है। जिसका एनर्जी कम, पहले उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद उससे हायर हायर हायर। इसीलिए जब किसी भी एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे तो पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, 1s के बाद बताओ किस में गया था, 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, फिर 3p। और ये एनर्जी निकालते कैसे थे, तो एक रूल पढ़े थे हम लोग, बोर एंड बरी रूल, जिसे n+l रूल कहा गया था, और उसे में हम लोग एरो कट करके किए थे। फिर आया था पॉलिक्सीजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल। यहाँ पर भी मॉलिक्यूल के केस में ये तीनों रूल अप्लाई होगा, हुंड्स रूल भी अप्लाई होगा, अबव प्रिंसिपल भी अप्लाई होगा और पॉलीक्सीजन प्रिंसिपल। अब चूंकि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अलग है, एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ 1s था, फिर 2s था, लेकिन यहाँ देख रहे हैं सिग्मा 1s है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s है। तो इनके सीक्वेंस को आपको ध्यान में रखना होगा। ये सीक्वेंस कैसे जाता है, सबसे कम एनर्जी होता है सिग्मा 1s का, पहले इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में जाएगा, जब ये फील्ड हो जाएगा तो फिर जाएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा सिग्मा 2s में, सिग्मा 2s के बाद इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में, इसके बाद इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा पाई 2px और पाई 2py। इन दोनों का एनर्जी सेम होता है इसलिए इक्वल का साइन लगा, पाई 2px पाई 2py। इससे ज़्यादा होता है सिग्मा 2pz का, इनसे ज़्यादा हो जाएगा फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इसके बाद आएगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। हमारे सिलेबस में हमें नियॉन तक के मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, यानी Ne2 तक पढ़ना है। Ne2 कई बार में ध्यान से देखना, Ne2 है यानी नियॉन। कई बार देखने के लिए क्या मिला है कि लिखवाएं कि Ne2 अप टू Ne2, वैसे लिखा है Ne2, ये Ne2 नहीं Ne2 है, नियॉन है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान से देखना। तो Ne2 तक में हम लोग को बस यहीं तक का सीक्वेंस ध्यान में रखना है। लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन के केस में, इन द केस ऑफ O2, F2 एंड Ne2, यहां पर एक एक्सेप्शन आता है, नोट में लिखवा भी देंगे। यहां कहता है कि अभी देखो तो पाई 2px पाई 2py से ज्यादा एनर्जी किसका है, सिग्मा 2pz का। लेकिन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में, यानी इनके डायटोमिक मॉलिक्यूल में, सिग्मा 2pz का एनर्जी कम होता है, इनसे ज्यादा होता है पाई 2px पाई 2py का। यानी जो अंडरलाइन किए हैं बस वही चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम होगा। तो देखो तो इस कंडीशन में पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, सिग्मा 1s, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, बोलने भी आना चाहिए, फिर सिग्मा 2s, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, इसके बाद नहीं सिग्मा 2pz, इसके बाद पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसके बाद बताओ पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, क्योंकि इसमें तो चेंजेस नहीं अंडरलाइन किए हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और इनसे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p। आ गया, यानी कि डिफरेंस है तो इस जगह पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है
तो सिग्मा 2pz को पहले रखोगे और बाकी दूसरे स्पेसीज हैं, कार्बन है, बोरॉन है, तो उन सब में हम लोग पाई 2px पाई 2py को पहले और उसके बाद में सिग्मा 2pz। ये सीक्वेंस आपको याद रखना होगा। जैसे आप कार्बन को हम बोलते हैं कि कार्बन का कन्फिगरेशन लिखो, तो तुरंत आपको पता है कि पहले 1s में जाएगा, 1s के बाद कहाँ जाएगा 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। वैसे ही ये भी याद रखना होगा। और एक्चुअली ये कुछ नया नहीं याद रखना है, ये ऑलरेडी आपको याद है। जो एटम का पार्ट है वही पार्ट यहाँ पर भी है। बताते हैं कैसे याद है आपको। जो आप बताओ एटम के बारे में कि एटम में इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ इंटर करता है, इसके बाद 2p, वहां जाने का जरूरत ही नहीं है, बस यहीं तक 1s 2s 2p, इतना तो याद है आपको। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 2p की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2px, 2py और 2pz। ठीक है। अब हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल से एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। अब सीक्वेंस बनाते हैं, 1s से एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ लिख दिए सिग्मा 1s और इस जगह पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। उसी तरह से 2s से भी दो बनेगा, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, यानी सिग्मा 2s और यहाँ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s। इनके कॉम्बिनेशन से भी एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। पहले इनका बॉन्डिंग बना लेते हैं। तो देखो, तो px के लिए पाई बनता है, तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और pz के लिए क्या लिखेंगे, सिग्मा 2pz। अब एंटी बॉन्डिंग बनाते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। देखो वही सीक्वेंस आया कि नहीं आया। पहले कहाँ गया, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। याद आया। अब फिर से आप बताओगे, पहले इलेक्ट्रॉन बोलो किस में जाएगा, सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, उसके बाद 2s, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, फिर पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। हमारे सिलेबस के अनुसार से यही सीक्वेंस ध्यान में रखना है। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में एक चेंजेज आएगा कि सिग्मा 2pz को पहले कर देंगे, पाई 2px पाई 2py को बाद में रखेंगे, बस इतना ही चेंजेज है। बोलो अबॉव प्रिंसिपल याद आ गया। पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल में कोई चेंजेस नहीं। हुंड्स रूल बताता है कि सेम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड होगा, फिर पेयरिंग स्टार्ट होगा। तो यहाँ तो सबका ज़्यादा है, सेम एनर्जी लेवल वाला सिर्फ यही दो है। तो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ जाएगा और एक यहाँ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 इस जगह पर डायग्राम भी बनाएंगे तो वहाँ भी क्लियर होगा। पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल बताता है कि एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। वो कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है कि सर पी में तो 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, पी में 6 होता है, लेकिन पी को तो हम लोग 3 पार्ट में बांट दिए, px, py और pz। तो अब यहाँ पे सबके पास में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जाएगा। तो हुंड्स रूल में सेम है, पॉलीऑक्सीजन प्रिंसिपल सेम है। थोड़ा सा जो चेंजेज आया वो कौन सा आया, अबॉव प्रिंसिपल में, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को ले रहे हैं और पहले जो हम लोग पढ़े हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, नोट। आज है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम भी बना हम बताते हैं, फिर आप कॉपी करना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में ये पहले एनर्जी सीक्वेंस हो गया। यहाँ पर एरो नीचे से ऊपर की तरफ में है, इसका मतलब नीचे वाले ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा और ऊपर वाले ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ जब बनाएंगे तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके कॉम्बिनेशन से
एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग बनता है। यहाँ ध्यान देना, सब बना लेंगे फाइनली, उसके बाद फिर दिमाग में आएगा कि अच्छा इसका मतलब ये निकल रहा था। इस तरफ जो बना रहे हैं हम लोग वो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी है एटॉमिक ऑर्बिटल। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में यहाँ आ गया 1s 2s, और ये इधर भी एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 2s, और होना ये चाहिए था, बनाने में दिक्कत हो रहा है, 1s 2s 2p एक लाइन में होना चाहिए था, इधर भी एक लाइन में होना चाहिए था, और ये बीच में जो बन रहा है वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब देखो 1s और 1s नीचे से ऊपर की तरफ में जा रहे हैं तो एनर्जी वैल्यू बढ़ रहा है। आप बताना, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक लाइन में, आपकी कॉपी तो रूलिंग होता है लाइन में होता है, तो इन दोनों को एक लाइन में बनाओगे यानी कि सेम एनर्जी लेवल वाले हो गए, सेम सिमेट्री का हो गया, ये भी 1s और ये भी 1s। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या बताया था, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी आइडेंटिकल एनर्जी और आइडेंटिकल सिमेट्री वाले एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन। यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब इससे जिनका एनर्जी कम है वो मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, उन्हें बॉन्डिंग कहा जाएगा, और एटॉमिक ऑर्बिटल से जिनका एनर्जी ज़्यादा है जो ऊपर की तरफ में चला गया वो एंटी बॉन्डिंग, तो नीचे का बॉन्डिंग होगा और ऊपर का एंटी बॉन्डिंग। अब देखो ये 1s है, 1s है, तो ये फॉर्मेशन करेगा सिग्मा 1s का, यहाँ एंटी बॉन्डिंग है तो ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करेंगे, ये देखो 2s है, 2s है, तो बताओ यहाँ क्या बन जाएगा, सिग्मा 2s, और ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p, और 2p के कॉम्बिनेशन से अब आप बताओगे ये नीचे वाला पार्ट जो है बॉन्डिंग होगा या एंटी बॉन्डिंग, और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से जो ऊपर है वो एंटी बॉन्डिंग, तो यहाँ पर ये आ जाएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देखो इक्वल इसलिए कहा गया क्योंकि दोनों एक प्लेन पर है, एक प्लेन कहने का मतलब दोनों का एनर्जी वैल्यू क्या है, सेम है, पाई 2px। ये बताओ ये क्या होगा, सिग्मा 2pz, ये बताओ क्या होगा, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px इज इक्वल टू पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, और यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन को लेकर चलें तो सब कुछ वैसे ही होगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन में क्या चेंज हो जाएगा, इस जगह पर चेंज हो जाएगा, ये सिग्मा 2pz नीचे चलाएगा और ये पाई 2px कहाँ जाएगा, ऊपर में, बाकी सारा पार्ट जो है वो सेम होगा यहाँ पर। तो इसको ड्रॉ कर लो पहले आप लोग भी, अंडर द हेडिंग ऑफ नोट लिखिए, लिखो इन द केस ऑफ O2 F2 and Ne2, in the case of O2 F2 and Ne2, the energy of sigma 2pz, the energy of sigma 2pz molecular orbital, sigma 2pz molecular orbital is less than pi 2px and pi 2py, pi 2px and pi 2py, and therefore
the molecular orbital diagram, and therefore the molecular orbital diagram would be as follows. Would be as follows. आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए, जहाँ चेंजेज आएगा उसको सिर्फ ध्यान में रखिएगा। यहाँ देख रहे हो कि 1s नहीं लिखे हैं, आप लिखे हैं तो फिर ठीक है, हम नहीं लिखे हैं तो उसका आगे रीजन बताएंगे कि क्यों नहीं लिखा गया है। लेकिन अभी आप नीचे में लिखे हैं तो फिर सही है, उसको काटने का ज़रूरत नहीं। कन्फर्मेशन जब हम लोग मॉलिक्यूल का लिखेंगे तो वहाँ से कई इन्फॉर्मेशन भी हम लोग को मिलेगा। उस इन्फॉर्मेशन में से सबसे पहला पार्ट है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कहते किसे हैं, इसका डिफिनेशन है, इट इज़ द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। यानी एटम्स के बीच में जितने कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं किसी मॉलिक्यूल में, वो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। जैसे याद करो, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे लिविस डॉट स्ट्रक्चर। तो H2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 1 हो गया। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड O2 में, तो वहाँ बॉन्ड ऑर्डर का वैल्यू 2 हो गया। नाइट्रोजन में N और N के बीच में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना था, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये तो लिविस डॉट स्ट्रक्चर से पता चला। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से भी पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम लोग एक रिलेशन यूज करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2। अब NB और NA ये क्या है, NB कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और Na का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में तो दिखता है कि कौन बॉन्डिंग है और कौन एंटी बॉन्डिंग है। तो जो बॉन्डिंग में होगा उसको NB की जगह पर, और जो एंटी बॉन्डिंग में होता है Na की जगह। और ये बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू किसी भी मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, दूसरे में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो जहाँ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, क्योंकि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, बॉन्ड ऑर्डर का। क्या कह सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी का। तो दो स्पेसीज है, अगर मान ली कि एक में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 आ रहा है और दूसरे में बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1.5 आ रहा है, तो बताओ तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो, 1.5। इस ये पता चलेगा।
दूसरा आप ही बताओगे, यहीं पर बता देते हैं, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कहा जाता है दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस। यहाँ ए और ए के बीच का ये बॉन्ड, दो एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस का, उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने बताया कि अगर ए और ए के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 1 है। बी और बी के बीच में अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इनका बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू 2 है। एकदम इत्मीनान से समझ। आप बताओ कि कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है, A2 के केस में या B2 के केस में? B2 में। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये दो दो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब जहाँ ज़्यादा इंटरेक्शन होगा वो ज़्यादा नज़दीक में आएगा। तो बताओ, तो जब ज़्यादा नज़दीक में आएगा तो इनके बॉन्ड लेंथ का वैल्यू बढ़ जाएगा या घट जाएगा? घट जाएगा। यानी कि जितना छोटा बॉन्ड लेंथ वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल और ज़्यादा नज़दीक आएंगे, एटम्स और ज़्यादा नज़दीक आएंगे मॉलिक्यूल में। दूसरा इंफॉर्मेशन ये आया कि बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? बॉन्ड लेंथ का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसे आप 1 बाई बॉन्ड लेंथ कह सकते हैं। ये भी बॉन्ड ऑर्डर से ही पता चल गया। एक और टर्म आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएट का मतलब क्या होता है? तोड़ना। एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड टूटता है। अब इसी एग्जाम्पल को लो, यहाँ पर हमें तोड़ने के लिए एनर्जी देना होगा और यहाँ भी तोड़ने के लिए एनर्जी देना होगा। यहाँ मेरा पर्पस है कि A2 को A और A में कन्वर्ट कर दें और यहाँ मेरा पर्पस है कि B2 को B और B में कन्वर्ट कर दें। जरा सोच के बताओ तो कहाँ एनर्जी देना पड़ेगा ज़्यादा, A2 के केस में या B2 में? क्यों B2 में? क्योंकि यहाँ दो दो बॉन्ड बना हुआ है, तो दो बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू उतना ही ज़्यादा क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी कि इस जगह पर हम लोग कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी भी कहा जाता है। अब देखो, एक ही साथ में कई इंफॉर्मेशन मिल गया। बॉन्ड ऑर्डर वैल्यू निकालने के बाद आप स्टेबिलिटी पता कर सकते हो, आप बॉन्ड एनर्जी पता कर सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी यानी कि बॉन्ड लेंथ का भी वैल्यू आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कंपैरेटिव, कि कहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा और कहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगा। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर से पता चला। दूसरा है मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर के अनुसार से सब्सटेंस को दो पार्ट में बांटा गया, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी सब्सटेंस को ले जा रहे हैं और वहां जाने के बाद में अगर वो अट्रैक्शन फील करता है, अट्रैक्ट होता है, तब उन्हें कहा जाता है पैरामैग्नेटिक। और ले जाने पर अगर वो रिपल्सन क्रिएट करता है तब उसे कहा जाता है डायामैग्नेटिक। अब होगा कैसे? अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया पूरे कॉन्फ़िगरेशन में, तब वो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा, पैरामैग्नेटिक। और अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उन सब के इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, तब इन्हें कहा जाता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक, एक पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायामैग्नेटिक। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? तो ये दो इंफॉर्मेशन हमें, दो क्या इतने सारे इंफॉर्मेशन मिलेंगे और जिनका यूज करना है हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद। अब इन सब का डेफिनेशन लिखवा देते हैं। देखिए,